नमस्कार, मैं सुविन असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज बेरोड आपका इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे जागीरदारी व्यवस्था के बारे में। इसके अंतर्गत हम जानेंगे जमा और हासिल क्या होता है, और साथ ही हम विभिन्न इतिहासकारों के मतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि जागीरदारी व्यवस्था ने किस प्रकार से मुगलों के पतन में भूमिका निभाई, उसका हम विस्तृत अध्ययन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जागीरदार क्या होते थे। तो जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें नकद वेतन के बदले जमादामी यानी कि अनुमानित आय के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। यानी कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जागीर होता था एक भूमि का टुकड़ा, और उसको जिसका अधीन दिया जाता था उसको हम कहते थे जागीरदार। और जमादामी होता था राजस्व से प्राप्त अनुमानित आय। यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो यदि किसी जागीरदार का जो सैनिक खर्च है उसके बदले में बादशाह उसे भूमि देता था, उसका राजस्व यह अनुमान लगाया जाता है कि 10,000 रुपये यहाँ इस क्षेत्र से राजस्व की वसूली होगी, तो उसको कहा जाता था जमादामी। और वास्तविक कितनी वसूली हुई उसको कहा जाता था हासिल। इसमें भू राजस्व के अलावा हासिल एवं पेशकश जैसे अन्य कराधानों से भी प्राप्त होने वाली आय भी शामिल होती थी। अब हम पढ़ेंगे जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से 13वीं शताब्दी के आरंभ में यह हमें देखने को मिलती है। यह भूमि की रैयतवाड़ी प्रणाली थी, जिसमें किसी भूमि से लगान प्राप्त करने और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य के एक अधिकारी को दी जाती थी। किसी जागीरदार को जागीर सौंपना सशर्त या बिना शर्त भी हो सकता था। जागीरदारी प्रथा दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों ने शुरू की थी। इस प्रथा के अंतर्गत सरदारों को नकद वेतन न देकर जागीर प्रदान की जाती थी। इसके बदले में उनको जो सरदार था उसको सैन्य मदद, रसद सामग्री आदि युद्ध में पहुंचाता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। उसके बाद हम देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको शुरू किया। आरंभ में शेर शाह सूरी व अकबर ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन 1580 के आसपास अकबर ने इस प्रथा को दोनों मनसबदारी के साथ ही इस प्रथा को शुरू कर दिया गया। अब हम देखेंगे किस प्रकार से जागीरदारी व्यवस्था का एक विकास होता है, पूरा इसका एक इतिहास है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जागीरदारी फारसी भाषा के शब्द जागीर अर्थात भूमि और दार यानी भूमि का जो अधिकारी होता है उससे मिलकर बना है जागीरदार। यह प्रथा भारत में मुस्लिमों के शासनकाल में बहुत फली फूली। इस समय यह प्रथा अधिकांश क्षेत्र में व्याप्त थी और राज्य के शासन प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सशर्त जागीर में जागीरदार को शासन के हित में कर वसूलने और सेना संगठन करने जैसे कार्य करने पड़ते थे। ये भूमि जो इक्ता कहा जाता था आमतौर पर। इसके अंदर एक मोटा डिफरेंस आता है जागीरदारी और जमींदारी के अंतर्गत। इसको हम जब जमींदारी का टॉपिक कवर करेंगे उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जागीरदारी कुछ समय के लिए दी जाती थी, हालांकि जो जमींदारी प्रथा थी वो आजीवन भर वंशागुनत दी जाती थी। जागीरदार को उत्तराधिकारी निश्चित रकम अता करके जागीर का नवीनीकरण कर सकता था। यह प्रथा दिल्ली के आरंभिक सुल्तानों ने शुरू की थी। अब हम पढ़ेंगे जागीरों के प्रकार, कितने प्रकार के जागीरें थी, इसका क्या महत्व था। तो सबसे पहले है इनाम जागीर। इनाम जागीर उन ज़मीनों को कहा जाता था जो किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि जो धर्म विद्वान सम्मानित या अनाथ व्यक्तियों को दिया जाता था। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है मदद तेमास, ये भी जैसे इसके नाम से स्पष्ट मदद देने के लिए आजीवन भू राजस्व का संग्रह उसको दिया जाता था, और इसकी नींव अकबर के शासनकाल में डाली थी। आगे हम बात करेंगे वतन जागीर की। यह सामान्यतः पैतृक जागीर होती थी जो आमतौर पर राजपूतों की ओर दक्षिण भारत के क्षेत्र में दे दी जाती थी। आल तमगा जागीर, इसकी शुरुआत जहांगीर के काल में हुई थी, अर्थात ये एक प्रकार से सरकारी अनुदान के रूप में दी जाती थी। ये केवल उन्हीं को दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। और नेक्स्ट है पयाबगी जागीर। यह उस भूमि को कहा जाता था जिसमें पुराने जागीरदार से दंड स्वरूप छीनकर नए मनसबदार को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रख ली जाती थी, तथा इसकी व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती थी और इसकी आय शाही कोष में जमा करी जाती थी। तो अभी हमने पढ़ा जागीरों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे जागीरदारों पर नियंत्रण, क्योंकि जागीरदार एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मुगल जो प्रशासन उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जागीरदार और मनसबदारों की होती थी। यदि इनका एक हिस्सा भी यदि कमज़ोर होता तो इसका सीधा प्रभाव मुगल शासन पर पड़ता। तो उसी को देखते हुए इसके ऊपर कठोर नियंत्रण की आवश्यकता थी। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकरण सवायनिगार था, जो जागीरदारों की कार्रवाइयों और जागीरों की तत्कालीन स्थिति का विवरण केंद्र को भेजता था। जागीरों में भू राजस्व प्रशासन से संबंधित चौधरी और कानूनगो नामक वंशागुनत अधिकारी होते थे। जागीरों को हस्तांतरित किया जा सकता था
यह सामान्यतः यह एक मनसबदार के पास सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं रह सकती थी। जागीर को केवल सेवाकालीन धारणा नहीं माना जाता था, क्योंकि जागीरदार की मृत्यु हो जाने के बाद यह राजगमीता कानून के द्वारा अधिकृत कर ली जाती थी। जागीरों में जागीरदार को केवल राजस्व निर्धारण एवं संग्रह का ही अधिकार प्राप्त होता था, क्योंकि प्रशासनिक अधिकार तो फौजदार में निहित होते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि जागीरदार को केवल राजस्व निर्धारण करने का और कर संग्रह करने का ये अधिकार इनको होता था, इनके पास कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं होते थे। एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि क्योंकि जो ये जमींदार, जागीरदार और मनसबदार ये नियुक्त किए जाते थे, ये सामान्यतः 3 से 4 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे, और इनका असर होता था ज़्यादा से ज़्यादा हम कर की दरों को ज़्यादा ऊँचा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा जाए। इसमें सबसे ज़्यादा शोषण भाई आम साधारण किसान का होता था, और उनको ज़्यादा टैक्स देने के लिए बार बार मजबूर भी किया जाता था, जो कि काफ़ी कठोर जीवन का वो किसान उसमें व्यतीत करते थे। अब हम पढ़ेंगे जागीरदारी संकट के ऊपर जो एक पूरा डिबेट है, इतिहासकारों के अलग अलग मत, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब मुग़ल साम्राज्य के पतन को लेकर इतिहासकारों में खूब बहस चली है। मुग़ल इतिहास के किसी अन्य पक्ष के मुकाबले इस मुद्दे पर विद्वानों के बीच सबसे ज़्यादा मतभेद है। मुग़ल साम्राज्य के पतन में प्रशासनिक अव्यवस्था एक मुख्य कारण था। इस अव्यवस्था ने जागीर व्यवस्था में संकट को जन्म दिया, जो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में हम जिनको देखते हैं, जिनमें जाट, मराठा, सिख आदि, जो इसके अलावा हम बात करें तो कर्नाटक, हैदराबाद, अवध के नवाब, जिनको हम उत्तराधिकारी राज्य कहते हैं, उभर कर आते हैं। क्योंकि एक प्रकार से मैंने आपको जैसे बताया था, मुग़ल साम्राज्य में जो राजनीतिक और जो सामाजिक संगठन का जो आधार था, मनसबदारी व्यवस्था थी, जिसमें जात और सवार के द्वारा उनका वेतन तय कर दिया जाता था। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, जो छोटे मनसबदार होते थे उनको नकद वेतन दिया जाता था, और जो बड़े मनसबदार होते थे उनको वेतन के बदले जागीर का आवंटन किया जाता था। इन्हीं मनसबदारों को जागीरदार कहा जाता था। इस जागीरदारी व्यवस्था का विस्तार मुग़ल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। अकबर के शासनकाल में मनसबदारों की कुल संख्या 2000 से भी कम थी, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में उनकी संख्या लगभग 14,000 तक पहुंच गई, जिनमें जागीर आवंटित मनसबदारों की संख्या भी हज़ारों में थी। बीजापुर और गोलकुंडा विजय के बाद मुग़ल साम्राज्य विस्तार पूरी तरह से थम चुका था, और सैन्य अभियानों के कारण औरंगजेब को सैन्य अधिकारियों की संख्या में लगातार वृद्धि करनी पड़ रही थी, और राज्य को अपने नए मनसबदारों को आवंटित करने के लिए नई जागीरों की निरंतर आवश्यकता पड़ रही थी। इस प्रकार आवंटन हेतु जागीरों की कमी पड़ने लगी, और जिसने जागीरदारी संकट को उत्पन्न किया। अब हम पढ़ेंगे 1959 में सतीश चंद्रा की पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट का प्रकाशन हुआ, और इसमें पहली बार मुगल साम्राज्य की संरचना के अध्ययन का गंभीर प्रयास किया गया। साम्राज्य की प्रकृति और इसके पतन को समझने के लिए इसकी जो मुख्य योजनाओं का पालन किया गया। तो इसमें सतीश चंद्रा महोदय यहाँ बताते हैं कि जो मुगल व्यवस्था में उनके स्थान पर उनको जो पदवी दी जाती थी, उन पदवियों को मनसब कहा जाता था, और मनसब प्राप्त करने वाले अधिकारी को मनसबदार कहा जाता था। इनका जैसे इनका मनसब शुरू होता था 500 से 1000, 2000, 5000, और आगे के काल में हम देखेंगे तो 10,000 और 50,000 मनसबदार भी हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि जैसे जैसे हम बात करेंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस व्यवस्था में बुरी तरह से हम देखते हैं गिरावट नज़र आती है, और इसने हम कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन की तरफ इसने भी अपने कदम बढ़ा दिए। इसका एक दूसरा कारण ये भी मानते हैं कि जो यूरोपीय कंपनियां, जो व्यापारिक कंपनियां आ रही थी, उसके अंदर जो सोने और जो मुख्यतः सोने चांदी धातुओं का उसमें, क्योंकि जो कोई वैसे करेंसी नहीं थी, तो सोने चांदी का काफ़ी महत्व था उस समय, और चांदी का हमें यहाँ चांदी की काफ़ी भारी मांग थी। इसी और इसके साथ ही वहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है, और जिसको पूरा करने के लिए साम्राज्य ने विस्तारवादी नीतियाँ बनाई और अलग अलग अमीरों की उसने नियुक्ति की। और एक तरफ हम देखेंगे कि मुग़ल अमीरों की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु उसी अनुपात में उन्हें देने के लिए जागीरें नहीं थी। दूसरी तरफ मुग़ल साम्राज्य का दक्कन की ओर विस्तार भी अतिरिक्त खर्च को पूरा नहीं कर सका, अतः जागीरदारों को सदैव ही आमदनी की कमी का सामना करना पड़ता था। और चंद्रा के अनुसार इस काल में जागीरदारों को भू राजस्व इकट्ठा करने में मुग़ल फौजदारों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। अब मुग़ल जागीरदार अच्छी जागीरों के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। सतीश चंद्रा ने पाया कि इस काल में कई जागीरदारों को वर्षों तक बिना जागीरों के रहना पड़ा, और जब कभी जागीर का आवंटन हो भी जाता था तो उसको वास्तविक रूप में ट्रांसफ़र होने में काफ़ी समय लगता था, और मुग़ल साम्राज्य में भू राजस्व से 80% आय जागीरदार मनसबदार के नियंत्रण में थी। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत कम मनसबदार थे जिनके पास उसकी पूरी वास्तविक आय का बहुत ज़्यादा हिस्सा उनके
पास था। दूसरे इतिहासकार आर्थर अली की हम बात करें तो उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक दी मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब में इस बात को मुख्यता के साथ उठाया है कि हाँ, उत्तर भारत में कमी आ रही थी जागीरों की, लेकिन यदि उन्होंने दक्षिण भारत के कुलीन वर्ग का अध्ययन किया है उसमें उन्होंने पाया है कि कुलीनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन वो एक प्रकार से ये मानते हैं कि इसके लिए वो उसके पीछे कुप्रबंधन को जिम्मेदार मानते हैं। उनका ये मानना है कि ज़मीन भी थी और अमीर तो बढ़ ही रही थी, इसके साथ साथ वो मानते हैं कि ये कुप्रबंधन के इसके पीछे वो इसको जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावा सतीश चंद्र मोदी इस बात को भी स्वीकार करें तो जो दरबारी गुटबाजी नीति चल रही थी उसने भी इस बात को बढ़ाया है। अब हम बात करेंगे इतिहासकार J.F. रिचर्ड की। उन्होंने 70 के दशक में किए गए अपने अध्ययन के आधार पर सतीश चंद्र के मत का खंडन किया है। उन्होंने ये बताया कि मुगल साम्राज्य में बेजागारी की समस्या नहीं थी। गोलकुंडा से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर रिचर्ड ने इस विचार को भी चुनौती दी है कि दक्कन में जागीरों की कमी थी जिससे बेजागारी की समस्या उत्पन्न हुई। उनका भी ये मानना है, वो आर्थर अली की इस बात का समर्थन करते हैं कि जागीरें तो थी, अमीरों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन मुख्य कारण था कुप्रबंधन, क्योंकि जो अच्छी भूमि थी उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही थी। उसके लिए कहावत यूज़ की जाती है, एक अनार 100 बीमार, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे 1980 में सतीश चंद्र ने नए स्रोतों और दस्तावेजों के आधार पर बेजागारी और जागीरदारी संकट के बीच अंतर स्पष्ट किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक मेडिवल इंडिया सोसाइटी दी जागीरदारी क्राइसिस एंड द विलेज में जागीरदारी संकट को मुगल प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था से जोड़ा है। उन्होंने माना कि जागीरदारी संकट जागीरों की कमी, बेजागारी, मनसबदारी आदि के कारण नहीं, अपितु व्यवस्था के सुचारू रूप से न चलने के कारण उत्पन्न हुई है। इसी बात को सतीश चंद्र महोदय भी इस बात को आगे चलकर स्वीकारते हैं कि जागीरदारी व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था में एक हम देखते हैं तो एक अंतर हमें यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि जागीर और राजा के काल में जो गंगा यमुना दोआब के कारण जो अच्छी उपजाऊ ज़मीन है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है और सभी उस ज़मीन को अपने पाले में रखने का प्रयास करते हैं। और जो इस समय यदि हम बात करें तो जो भू राजस्व वसूला जाता है वो भी बहुत कम वसूला यहाँ से जाता है। और निष्कर्ष के तौर पर अंत में हम कह सकते हैं कि एक तो जो शासकीय वर्ग का जो बढ़ता आकार जा रहा था और कुलीनों की जीवन शैली में बढ़ता आमंडर, परिणाम स्वरूप उत्पादन के विस्तार के लिए उपलब्ध अधिशेष में कमी और धीमा आर्थिक विकास आदि इस विकट समस्या को कार्य कर रहे थे और जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मुगल प्रशासनिक ढांचे में मनसबदारी, सेना और बादशाह मिले हुए थे और जागीरदार की मजबूती सेना को स्वाभाविक रूप से मजबूती प्रदान करेगी, लेकिन जागीरदार के संकट में आने से मनसबदार संकट में आए और इनके संकट में आने से सेना संकट में आई और जब सेना संकट में आई तो बादशाह संकट में आया। तो बच्चों कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो मुगलों के पतन में जो जागीरदारी व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था और कुछ हद तक जमींदारी व्यवस्था के कुप्रबंधन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, इन्हें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन की गति को बढ़ाए। आशा करते हैं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।